तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कभी कभी किसी को छुपा हुआ धन, सोना वगैरह मिल जाता है और कई बार इसे छिपे हुए धन को निकालने के लिए लोग किसी तांत्रिक और बाबाओं के झांसे में भी आ जाते हैं। वह उनके पूरे घर की खुदाई करवा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। खैर, आजकल तो ये जो बंगाली बाबा हैं, इनके पर्चे आपको हर जगह पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि गड़ा हुआ धन निकाल करके देते हैं, आपको रातों रात सोने चांदी से करोड़पति बना देंगे। लेकिन यह आप लोगों के सोचने की बात है कि अगर ऐसा कुछ एक्चुअल में होता तो क्या यह बाबा जी रातों रात अंबानी नहीं बन जाते। हालांकि मैं इस चीज को पूरी तरह से नकार भी नहीं रहा हूं कि सोना चांदी गड़ा हुआ नहीं मिलता है। आज से लगभग 20-30 वर्षों पहले गांव के अंदर लोग अपने सोने चांदी को जमीनों में ही दबाया करते थे और फिर वह अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये कह देते कि बेटा, यहाँ पर मैं धन गाड़ के जा रहा हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो इसको निकाल लेना। लेकिन उनके पीछे कुछ दिव्य शक्ति भी काम करती थी। ऐसी शक्तियां हुआ करती थी जो उस धन को गलत हाथों में नहीं पहुंचने देती थी। तो जिस इंसान की आज हमारे पास स्टोरी आई है, उसको भी अपने घर में ऐसे ही धन की तलाश थी। और क्योंकि ये स्टोरी आज से लगभग 20-30 वर्ष पहले की है, अब उस इंसान को धन तो मिलता है, लेकिन जिसके बाद उसके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है, यानी कि बहुत बुरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं पता तो आज की कहानी सुनने के बाद आपको इसका पता चल जाएगा। तो जो भी साथी ऐसे हैं जो पहली बार मुझसे स्टोरी सुन रहे हैं और हमारी इसी हॉरर फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी है नागेश की, जो कि कानपुर में रहते थे। उनका पूरा भरा पूरा परिवार था, सब कुछ सही था, बस एक चीज की कमी थी और वो थी पैसा। और गांव में हर एक मिडिल क्लास फैमिली की यही प्रॉब्लम होती है। अब नागेश का मेन काम खेती बाड़ी का था, जिससे परिवार का गुजारा तो हो जाता था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी शादी के लिए काफी पैसा चाहिए था। और इस महंगाई के जमाने में जितना वो पैसे जोड़कर रखने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा खर्चा होता। और इसी तरह से एक दिन जब वो गांव के कुछ लोगों के साथ बातें कर रहा था, तब उसे एक बुजुर्ग ने बताया कि नागेश, तुम्हारे पिता जब छोटे थे ना, तब उनके समय उनके घर में पैसे टके की कोई कमी नहीं रहती थी। और उन्होंने तो यहाँ तक भी सुना है कि उनके घर में सोने चांदी के बर्तन भी थे। अब ये बात नागेश के दिमाग में घर कर गई कि आखिर जब इतना कुछ था तो सब कहाँ पर गया। और यही सवाल नागेश ने अपने पिता से पूछा और तब उनके पिता ने कहा कि हाँ, उनके घर में सच में इतना सब था तो सही, लेकिन उनके घर में चोरी हो गई थी। हालांकि उसमें चोर ज्यादा कीमती सामान तो नहीं लेकर के गया था, लेकिन फिर उनके पिता यानी कि गणेश के दादा को इन सब की टेंशन होने लगी थी, इसलिए उन्होंने सारे गहने और सोने चांदी के बर्तन घर में कहीं पर गाड़ दिए थे और ये सोचकर कि सही समय आने पर जब जरूरत पड़ेगी तब उसे निकाल लेंगे। लेकिन उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उन्होंने उसे नहीं निकाला। अब सोने चांदी के बर्तन और गहने नागेश की आंखों के आगे नाचने लगे और अब वो इसे निकालने के लिए उत्साहित था। वैसे भी ये उसके घर की अमानत थी, तो उसे इसे लेने का पूरा हक भी था। अब यहाँ पर नागेश के पिता को ये पता था कि उनके पिता ने वो धन जो है वो घर में कहीं पर गाड़ा है, लेकिन उसके दूसरे एक पहलू से वो पूरी तरह से अनजान थे। और वो क्या था ये आपको आगे पता चल जाएगा। खैर, इन सब के अगले ही दिन नागेश ने घर में खुदाई करवाई। उसने आंगन से लेकर घर का एक एक कोना भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसे ना खुदवाया हो, लेकिन उसे सोना चांदी तो क्या, गड़ा हुआ लोहा तक नहीं मिला। अब नागेश को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। उसने अपने पिता से इस बारे में पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दादाजी ने बीच में कभी वो सोना निकाल लिया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सोना आंगन में गाड़ा गया था और कभी निकाला नहीं गया और ना ही किसी और ने निकाला था। अब नागेश ने सोचा कि शायद उसने कम गहरा खोदा है और इसलिए उसने आंगन में उसी जगह जहां उसके पिता ने बताया था खोदना शुरू कर दिया। वो लोग वहां खोदते रहे। अब उन्हें वहां पर सोना चांदी तो नहीं मिला, लेकिन अब पानी आ गया था। उन्होंने घर के आंगन में सोना निकालने के चक्कर में पूरा का पूरा कुआं खोद डाला था। नागेश बहुत परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो सोना किसी ने निकाला ही नहीं तो आखिर वो गया कहाँ। वहीं गांव वाले भी पूछने लगे कि आखिर उसने घर में कुआं क्यों खोदा है, जबकि उसके घर में तो पहले से ही हैंडपंप लगा हुआ है।
तो उसने सबको कह दिया कि उसने सुविधा के लिए लगवा लिया है, और वो ये सोने वाली बात गांव में किसी को बताना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वरना लोग मदद के बहाने उससे कुछ ना कुछ हिस्सा मांग ही लेते। खैर, अब नागेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यह नागेश को लग रहा था कि शायद वो धन घर में कहीं और छिपा हुआ होगा और उसके पिता ये भूल गए हैं, इसलिए वो पूरे घर में और गहरा खोदने लगा। लेकिन इस बार पूरे घर में इतनी गहरी खुदाई नहीं की कि कुआं का कुआं बन जाए। अब घर में बेमतलब की इतनी सारी खुदाई देखकर नागेश की पत्नी मीना परेशान हो चुकी थी और इसी वजह से उनमें काफी लड़ाई होने लगी थी। तब मजबूरन नागेश ने उसे सोने वाली बात बता दी। अब यहाँ पर मीना ने बचपन में अपने पिता से सुना था कि लोग पहले अपना जो धन है वो जमीन में गाड़ दिया करते थे और फिर उस धन की रक्षा कोई अनजान शक्ति करती थी और वो किसी को ना मिले, इसलिए वो धन को इधर उधर कर देती थी और सही समय आने पर सही दावेदार को ही वो धन मिलता था। और शायद नागेश और उसका परिवार उस धन का सही दावेदार नहीं है, इसलिए वो धन उनके हाथ नहीं लग रहा है। और यही बात मीना ने नागेश से कही, लेकिन नागेश ये बात मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि ये धन उसके पुरखों का था, तो इस हिसाब से उस धन पर तो उसका अधिकार हुआ ना। अब जब मीना के ला के समझाने पर भी नागेश नहीं माना, तो मीना ने बोल दिया कि फिर ऐसे खोदते रहो पूरा घर, इसमें ना उसे कुछ मिलेगा और खुदाई में समय, मेहनत और पैसा खराब होगा, वो अलग। नागेश को भी ये बात सही लगी और इसलिए अब उसने किसी तांत्रिक की मदद लेने की सोची। उसके पड़ोस में एक बार एक लड़की को प्रेत बाधा आई थी और तब एक तांत्रिक को बुलाया गया था और उस समय नागेश ने उसके रहने की जगह का पता कर लिया था, ताकि अगर भविष्य में उन्हें कभी उनकी जरूरत हो तो वो उन तक पहुंच सके। और आज नागेश ने यही किया। नागेश उस तांत्रिक से मिला और वहां जाकर के उन्हें पूरी बात बताई और तब वो तांत्रिक बोला कि देखो, वो माया है जो उस धन को यहाँ से वहां कर रही है और अब वो धन मिलना इतना आसान नहीं है और अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, एक तुम उस धन को भूल जाओ और दूसरा कि वो धन एक पिशाचनी की मदद से निकाल लो। अब यहाँ पर बात 100-200 रुपए की नहीं बल्कि बहुत से सोने की हो रही थी, जो कि एक हिसाब से उनके खानदान का ही था और नागेश इतनी आसानी से उसे छोड़ना नहीं चाहता था और इसलिए उसने धन पिशाचनी की मदद से वो धन निकालने का सोचा। अब दोस्तों, ये साधना काफी ज्यादा खतरनाक होती है और एक छोटी सी चूक बहुत ही घातक परिणाम ला सकती है, इसलिए नागेश ने उस तांत्रिक के साथ ही वो साधना की। अब जैसे जैसे वो तांत्रिक बोलता रहा, नागेश वैसा वैसा करता रहा और फिर आखिरकार धन पिशाचनी वहां पर प्रकट हो ही जाती है। अब उस तांत्रिक के कहे अनुसार नागेश ने धन पिशाचनी को मांस मदिरा चढ़ाया और फिर जब वो पिशाचनी खुश हो गई तो नागेश ने उससे कहा कि वो उसका धन जो उसके घर के नीचे कहीं पर गड़ा हुआ है वो ढूंढ करके दे दे। अब ये सुनकर के वो पिशाचनी वहां से चली गई और फिर कुछ देर बाद वो बोली कि वो धन अब तुम्हें तुम्हारे घर में पीछे बने कमरे में खोदने पर मिल जाएगा। तब नागेश बोला कि अरे तो बता क्यों रहे हो, लाकर ही दे दो ना। अब ये सुनकर उस पिशाचनी को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने नागेश को थप्पड़ मारा और बोली कि तुमने क्या मुझे कोई मजदूर समझ कर रखा है? मेरा काम था तुम्हें वो धन खोज कर बताना, वो मैंने कर दिया है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अब नागेश के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा तो नहीं था, लेकिन उसने ये भी बोल दिया कि अभी तक उसे वो धन मिला नहीं है और पता नहीं वो माया इतनी आसानी से उसे धन को छोड़ेगी या नहीं, इसलिए जब तक वो धन ना मिल जाए वो उसके साथ ही बनी रहे। अब धन पिशाचनी इसके लिए मान गई और फिर इन सब के अगले ही दिन नागेश ने दोबारा से घर में खुदाई शुरू की और ये सब देखकर मीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन नागेश तो कुछ सुनने को तैयार ही कहाँ था। लेकिन कुछ घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वो धन उन्हें वहीं पर मिल जाता है। ये देखकर नागेश के पिता हैरानी से बोले कि आखिर ये धन यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि इसे गाड़ा तो आंगन में गया था। और तब नागेश ने अपने परिवार को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मीना काफी ज्यादा भड़क गई और बोली कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जो तुम्हारी किस्मत में नहीं था उसे तुम पाने की कोशिश कर रहे हो, इसका अंजाम बुरा हो सकता है, इसका अंजाम बुरा हो सकता है। तब नागेश ने कहा कि तीनों बहनों की शादी में काफी पैसा लग चुका है और एक तरह से तो हम बर्बाद ही हैं, और अगर इन पैसों से मेरे बच्चों का भविष्य बनता है तो मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। अब यहाँ पर मीना को लग रहा था कि अगर उन लोगों ने इस धन का इस्तेमाल किया तो कोई मुसीबत आ सकती है, इसलिए वो उसे सोने को इस्तेमाल करने के सख्त खिलाफ थी। लेकिन नागेश भी इसके लिए उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, क्योंकि वो इस सोने को अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता था।
उसने वो सारा सोना अपने घर में मौजूद एक लोहे के बक्से में छिपा करके रख दिया और बस यहीं से नागेश की जिंदगी में तूफान आने लगा। उसी रात को जब नागेश सोया तो किसी ने उसे पुकारा। नागेश जब उठा तो उसने एक साये को कमरे से बाहर जाते हुए देखा और इसी दौरान जब उसने अपने बिस्तर पर देखा तो पाया कि वहां पर उसकी पत्नी नहीं थी। आखिरकार उसकी पत्नी इतनी रात में कहां पर गई होगी, और यही जानने के लिए नागेश उठा और उसे साये के पीछे पीछे जाने लगा। अब नागेश ने पाया कि वो साया आंगन में आकर के रुक गया था और फिर अगले ही पल नागेश ने उस साये को आवाज दी, लेकिन उसके आवाज देते ही वो साया एकदम से वहां से गायब हो गया। और अब इससे पहले कि नागेश कुछ करता, उसे एक भयानक सी आवाज आई कि वो धन तुम्हारा नहीं है, उसे अभी की अभी वापस कर दो। और इसी के साथ ही जब नागेश की नींद खुली तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि बाहर आंगन में ही पड़ा था। वो उठकर कमरे की तरफ भागा तो पाया कि उसका पूरा परिवार काफी गहरी नींद में सो रहा था। उसने राहत की सांस ली और तभी उसे दोबारा से वही आवाज सुनाई दी और वो बोली कि जो धन तुम्हारा नहीं है चुपचाप उसे वापस कर दो। तभी नागेश ने जोर से कहा कि ये सब उसके पूर्वजों का सोना है, तो ये सब उसी का हुआ और वो किसी भी कीमत पर ये सब वापस नहीं करने वाला। और वो ये सब इतनी जोर से बोल रहा था कि उसकी पत्नी उसकी आवाज सुनकर के उठ बैठी और उससे पूछा कि आखिर वो ऐसे क्यों बोल रहा है। यहाँ नागेश को पता था कि अगर उसने मीना को सब कुछ सच सच बताया तो वो उस पर वो सोना वापस रखने का दबाव डालेगी, इसलिए उसने कोई बहाना बना दिया। लेकिन मीना को शक हो चुका था कि विनाश की शुरुआत हो चुकी है, और इसलिए इन सब के अगले ही दिन जब नागेश खेत में गया था तब मीना घर में खड्डा खोदकर दोबारा से उस सोने को गाड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन उससे पहले ही उस धन पिशाचिनी ने उसे मीना की इस हरकत के बारे में बता दिया, जिसकी वजह से वो फौरन दौड़ता हुआ घर पर आया और मीना को रोक लिया। यहाँ मीना ने उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, और इसलिए नागेश ने सोचा कि जितनी जल्दी वो ये सोना बेच दे उसके लिए उतना अच्छा रहेगा। और इसलिए उसने उस दिन बक्से पर ताला मारकर चाबी अपने पास रखी और उस सोने में से सोने के कंगन लेकर के बेचने निकल पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर नागेश पूरा सोना एक बार में नहीं बेच सकता था। सब लोग उससे पूछते कि आखिर ये उसके पास कहाँ से आया, और सच बताने पर उसके घर में चोरी हो सकती थी। इसलिए उसने कह दिया कि उसके पुश्तैनी गहने हैं, अभी थोड़ा हाथ तंग है इसलिए इसे बेचकर थोड़ा पैसा जमा कर रहा है। जब सुनार ने उस सोने को देखा तो पाया कि वो शुद्ध सोना था, और इतना बढ़िया सोना काफी मुश्किल से मिलता था। उसने वो कंगन लिया और नागेश को पैसे देकर के भेज दिया। यह नागेश वो पैसा लेकर घर तो आ गया, लेकिन उसके घर का माहौल खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपरी शक्ति उसके घर में कब्जा करके बैठी हो। मीना उससे काफी नाराज थी और दोनों पति पत्नी एक दूसरे से इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें धम की आवाज आई। जब वो दोनों उस तरफ आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा मोहित छत से नीचे गिर गया था। नागेश ने मोहित को उठाया और जल्दी से अस्पताल लेकर के पहुंचा। मोहित एक ही मंजिल से गिरा था इसलिए वो बच गया, लेकिन उसे फिर भी काफी चोट आई थी, और वो कंगन बेचकर नागेश को जितना भी पैसा मिला था सब उसके इलाज में खर्च हो गया था। ये सब देख करके नागेश बोला कि देखा, उस खजाने की वजह से ही तो हमारे बेटे की जान बची है। अगर वो सोना हमारे पास नहीं होता तो हम हमारे बेटे का इलाज कैसे करवा पाते। तब मीना ने उसे कहा कि अगर वो सोना मिलता ही नहीं तो ये सब होता ही नहीं। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, ये सोना वापस गाड़ दो। अगर वो हमारी किस्मत में हुआ तो हमें वापस से जरूर मिल जाएगा। लेकिन नागेश तो ये मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ से वो धन पिशाचिनी अब भी नागेश के पास ही थी। नागेश ने उसे सिद्ध किया था और अभी नागेश उसे वापस नहीं भेजना चाहता था। वो उसके जरिए और भी जगह गड़ा हुआ धन निकालना चाहता था, और यहाँ पर मीना को ये बात नहीं पता थी, इसलिए उसने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक दिन शाम के समय जब मीना घर के एक कमरे में आई तो उसने पाया कि नागेश अपने सामने एक गिलास में शराब और प्लेट में पका हुआ मांस लेकर के बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि नागेश शाकाहारी था और ना ही वो शराब पीता था, और फिर अचानक से वो ये क्यों कर रहा है। और यही बात उसने नागेश से पूछी। तब नागेश ने बहाना बना दिया कि हमारे घर में उस सोने की वजह से जो आफत आई है उससे लड़ने के लिए मैंने एक ऊपरी शक्ति को सिद्ध किया है, और ये सब उसी के लिए है। अब तुम देखना कि सब कुछ सही हो जाएगा। अब मीना को इस बात की खुशी थी कि चलो अब उसका परिवार सही सलामत रहेगा, और इसलिए उसने इसके आगे कुछ ना कहा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वो धन पिशाचिनी सारा मांस और शराब गटक गई।
और फिर उसने बोला कि तुम्हारे गांव में एक और जगह पर गड़ा हुआ धन है और अभी फिलहाल वहीं पर रहेगा, अगर तुम उसे निकाल पाओ तो निकाल लो। अब गड़े हुए सोने के नाम से तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने उससे पूछा कि आखिर वो कहाँ पर गड़ा हुआ है। तब उसे पिशाचनी ने उसे सरपंच के घर के ठीक सामने जो कच्चा रास्ता है उस जगह के बारे में बताया। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि वो सोना सरपंच के घर के सामने की कच्ची सड़क पर था और वहां से उसे निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम था, और इसलिए उसने उससे पूछा कि कहीं और जगह पर है तो उस जगह का बताओ। तब उसे पिशाचनी ने कहा कि अभी कुछ दूर तक तो यही है, बाकी तुम देखो। यहाँ पर नागेश की आंखों के आगे सोना नाच रहा था, इसलिए उसने ये करने का सोचा और फिर उसी रात सबके सोने के बाद वो कस्सी और फावड़ा लेकर के जाने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर उसे पिशाचनी ने उसे बताया था कि वो सोना ज्यादा नीचे नहीं है, इसलिए नागेश ने सोचा कि जल्दी से जल्दी वो सोना निकाल करके चला जाएगा। वो वहां पर गया और खोदना शुरू किया। रात के अंधेरे में उसके गड्ढा खोदने की आवाज गूंज रही थी। उसने काफी हद तक खुदाई कर भी ली थी, लेकिन तभी सरपंच के घर से आवाज आई कि कौन है बाहर। वो आवाज सुनकर के नागेश इतना ज्यादा डर गया था कि जल्दी से वहां से निकलकर भागकर कहीं छिप गया। वहीं इन सब के बाद घर के अंदर से सरपंच निकला। अंधेरे में उसे वो गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उस गड्ढे के अंदर गिर पड़ा और चीखने लगा। उसके चीखने की आवाज सुनकर नागेश ने मन ही मन उस सरपंच को कोसा और कोसता हुआ अपने घर पे चला गया। अगले दिन उसका पड़ोसी उसके पास आया और बोला कि भाई तुझे पता है, कल रात सरपंच के घर के बाहर कोई खड्डा खोद करके भाग गया और सरपंच उसमें गिरकर अपनी टांग तोड़वा बैठा। पता नहीं कौन था ये जिसने ये सब कुछ किया, लेकिन मुझे तो ये उनके किसी दुश्मन का काम लग रहा है। नागेश मन ही मन सोचने लगा कि इस सरपंच ने अपना नुकसान तो करवाया ही, साथ में उसके हाथ से सोना भी चला गया। और इसी तरह से मन ही मन सरपंच को गालियां देते हुए वो उनका हालचाल लेने के लिए उनके घर पर गया और कुछ देर बाद वापस आ गया। अब पूरे गांव में उस आदमी की तलाश होने लगी जिसने ये किया था, लेकिन उसे किसी ने भी देखा नहीं था, इसलिए नागेश का पकड़ा जाना थोड़ा मुश्किल था। यहाँ नागेश ने सोचा था कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तब वो वहां दोबारा खुदाई करेगा, लेकिन उसे पिशाचनी ने उसे बताया कि वो धन जो है वो माया ने और नीचे कर दिया है और उसे खोदने में कई दिन का समय लग सकता है। अब नागेश कई दिनों तक तो खुदाई नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जाने दिया। वहीं इन सब के कुछ समय बाद माया दोबारा से मीना के भेष में नागेश के सपने में आई और बोली कि पिछली बार तुमने वो धन निकाल लिया, लेकिन इस बार तुम और कोई धन नहीं निकाल पाओगे, और जो धन तुम्हारे पास है वो सिवाय विनाश के कुछ नहीं लाएगा। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने वो धन वापस नहीं गाड़ा तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब ये सुनकर नागेश काफी ज्यादा घबरा गया। उसने धन पिशाचनी से मदद मांगी, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि लड़ना मेरा काम नहीं है। अब यहाँ से ना सुनने के बाद नागेश उसे तांत्रिक के पास आया और उसे सारी बात बताई। तब उसे तांत्रिक ने कहा कि वो धन तुम्हारे हिस्से का नहीं है, इसलिए उसे वापस रख दो, क्योंकि मैं माया से नहीं लड़ सकता। अगर हम इतने ही काबिल होते तो हम तांत्रिक गड़ा हुआ धन निकाल निकाल कर अंबानी को भी पीछे छोड़ दिए होते। जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है उसे पाने की कोशिश करना बेकार है। तब नागेश गुस्से में बोला कि ये सारा सोना उसके दादा परदादा का ही तो है, अगर वो इसे जमीन में नहीं गाड़ते तब भी ये उसे ही मिलता ना, फिर अब क्या समस्या है। अब दोस्तों, आपने सुना होगा कि फलाने बंदे के दादा परदादा के पास इतनी जमीन थी, इतना सोना चांदी था, इतने अमीर थे, लेकिन सब किसी न किसी वजह से चला गया। वो इसलिए ही होता है क्योंकि वो सब हमारे नसीब में नहीं होता, और यहाँ पर यही नागेश के साथ था। शायद अगर नागेश के दादा परदादा उस सोने को ना भी गाड़ते ना, तब भी वो नागेश को नहीं मिलता। खैर, नागेश हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए अब उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, और यही सोचकर उसने किस्मत पर इसका फैसला छोड़ दिया। वहीं इन सब के 2-3 दिन बाद धन पिशाचनी ने उससे कहा कि फलाने बंदे के खेत में सोना गड़ा हुआ है। यहाँ पर नागेश ने सोचा कि उसे सरपंच के घर के बाहर का सोना तो नहीं मिला, लेकिन ये तो वो पा करके ही रहेगा, और इसलिए उसने उस रात में फावड़ा उठाया और उस खेत की ओर बढ़ गया। अब उस समय में उस खेत में जो भी फसलें लगी हुई थी वो आधे से ज्यादा उगाई थी, और ऐसे में उसमें खुदाई करने से उस आदमी का बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन नागेश ने उसकी फसल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और अभी उसे खेत में कोई नजर भी नहीं आ रहा था, और इसलिए यह मौका नागेश के लिए बहुत अच्छा था। उसने उस खेत में खुदाई करने शुरू कर दी, और फिर कुछ ही देर में उसने उस खेत की फसल खराब कर दी।
अब इससे पहले कि नागेश कुछ और करता, वहां किसी आदमी की आवाज आई कि अरे ये कौन है जो फसल को खराब कर रहा है। दोस्तों असल में उस समय 4-5 लोग वहीं के पास ही के खेत में शराब पी रहे थे, जिनका पता नागेश को नहीं चला। और वो 5 लोग थे और नागेश अकेला। अब वो ना तो उनसे भिड़ पाया और ना ही बच करके भाग पाया। उन लोगों ने उसे दबोच कर सब लोगों के सामने ला करके खड़ा कर दिया। गांव के सारे लोग हैरान थे कि आखिर नागेश उस आदमी का खेत क्यों खोद रहा था, जबकि उस आदमी से तो नागेश का कुछ लेना देना ही नहीं है। नागेश अब क्या ही बोलता, इसलिए उसने बोल दिया कि कुछ साल पहले उसने उस खेत में कुछ सोना गाड़ा था, बस वो वही लेने आया था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे डर था कि उसके घर में चोरी हो सकती है। अब कोई भी ये बात आसानी से मानने को तैयार नहीं था और तब नागेश ने कहा कि वो अभी वो सोना निकाल करके दिखा सकता है। और इसके बाद नागेश सबकी सहमति से दोबारा से वो खेत खोदने लगा। लेकिन कुछ देर के बाद वो धन पिशाचिनी उससे बोली कि भैया तुम लेट हो चुके हो, वो धन तो माया ने अब कहीं और लुटका दिया है। अब ये सुनकर के नागेश जहां थे वहीं पर रुक जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। ना ही उसके हाथ सोना आया और किसी की फसल खराब कर दी वो अलग। वो कुछ देर तो शांत रहा और फिर बोला कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे याद आया कि वो तो मैंने पिछले साल ही निकाल लिया था। अब सब लोग गुस्से में नागेश को घूरने लगे। वो उसे सरपंच के पास लेकर के गए और तब सरपंच को भी इस बात का भी शक हुआ कि कहीं उस रात वो गड्ढा खोदने के पीछे वो तो नहीं था। और इसलिए उसने गुस्से में पूछ ही लिया कि तुम्हारा दिमाग तो सही है ना भाई, मतलब पहले मेरे घर के आगे का हिस्सा खोदा फिर इसका खेत, आखिर तुम जमीन खोदने के लिए इतना पागलपन क्यों हो रहे हो। तभी नागेश ने बोल दिया कि इसका खेत तो उसने खोदा है, लेकिन आपके घर का सामने का हिस्सा खोदने में उसका कोई हाथ नहीं है। अब सरपंच के पास कोई सबूत तो था नहीं, इसलिए उसने कहा कि चलो वो छोड़ो, तुमने उस बेचारे की फसल का काफी नुकसान करवा दिया है, अब या तो उसकी भरपाई करो या फिर जेल में जाओ। अब नागेश ने सोचा कि जेल जाने से अच्छा है कि वो इसे हर्जाना ही दे दे। और फिर दोनों की सहमति से नागेश को वो सारा पैसा देना पड़ा जो भी उसके खेत बोने में लगा था और जितना उसे फसल बेच करके मिलता, और ये रकम लाखों में जुड़ गई थी। अब नागेश बेमन से इसके लिए राजी हुआ और तभी सरपंच ने कहा कि अब अगर कहीं भी खुदाई होती है तो सबसे पहले हम तुम्हें ही पकड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ लग रहा है। पहले तुमने अपना घर खोदा और फिर ये खेत, और वैसे तो मुझे लगता है कि मेरा घर भी तुमने ही खोदा होगा, लेकिन मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। इसके बाद नागेश घर आ गया और अगले ही दिन उस धन में से एक सोने का हार और कुछ और गहने बेचकर उसने वो पैसे उस आदमी को दिए। अब इन सब से परेशान होकर मीना ने उसे दोबारा समझाने की भी कोशिश की, लेकिन नागेश की अकल पर तो जैसे पत्थर पड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ माया फिर से उसके सपने में आई और उसे चेतावनी दी कि अब भी समय है, वरना आगे जो होगा वो नुकसान इससे भी बड़ा होने वाला है। अब नागेश ने इतना सब कुछ बीत जाने पर भी उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और फिर इन सब के कुछ दिनों बाद ही उसके पूरे खेत को कुछ जंगली जानवर चर गए। जहां पर पहले हरा भरा खेत था, अब वहां सिवाय उजाड़ के और कुछ भी नहीं था। और इतना ही नहीं, ना जाने कैसे उसकी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम हो गई थी। अब नागेश इन सब से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और तभी अचानक एक दिन उसके पिता सीढ़ियों से गिर पड़े और उनकी पैर की हड्डी टूट गई। उनके इलाज का खर्चा, ऊपर से ये सब, इन सब ने नागेश की कमर तोड़ दी थी। वहीं उस धन पिशाचनी को इन सब से खाना पीना सही से नहीं मिल पा रहा था और इसलिए उसने भड़कते हुए कहा कि या तो वो उसे आज़ाद करे या फिर उसे जल्दी से जल्दी खाना दे। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा दौड़ भाग हो रही थी कि नागेश उससे पिशाचनी को कुछ भी नहीं दे पा रहा था। उसने उससे कहा कि वो थोड़ा सब्र करे, वो ये सभी भागदौड़ निपटा कर उसे जरूर खाना पानी देगा। लेकिन वो पिशाचनी तो सुनने को तैयार ही नहीं थी और अब माया के साथ साथ धन पिशाचनी भी उसकी दुश्मन बन चुकी थी। धन पिशाचनी को काफी ज्यादा भूख लग रही थी और इसी वजह से उसने नागेश के घर में मौजूद भैंसों को खाना शुरू कर दिया। अब नागेश की सारी भैंसें बुरी तरह से डरी हुई थी और कई भैंसें जख्मी भी थी। उस पिशाचनी ने उन भैंसों को कुछ जगह से खा लिया था। अब ये पिशाचनी इससे पहले कि और तबाही मचाती, नागेश ने जैसे तैसे समय निकालकर उसे शराब और मांस परोस दी। अब हाल ही में पिशाचनी ने जो कुछ भी किया था, इसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि भविष्य में अगर नागेश दोबारा से उसे ये सब ना दे पाया तो वो उसके परिवार पर हमला नहीं करेगी। और इसलिए नागेश ने उसे तांत्रिक से बात करके उसे पिशाचनी से मुक्ति पा ली। इस बात के लिए नागेश को काफी दुख भी हुआ
क्योंकि उस पिशाचनी से वो गड़ा हुआ धन निकालना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत में वो धन लिखा ही नहीं था। ऊपर से नुकसान हुआ 100 अलग। खैर, इन सब से छुटकारा पाकर नागेश दोबारा से अपने घर पर ध्यान देने लगा। और इसी दौरान जब वो अपने घर पर था तो उसके चाचा बोले कि बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा दिमाग सही नहीं लगता, क्योंकि कभी तुम गड्ढे खोदते रहते हो और अब जब तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है तब तुम इधर उधर खाक छान रहे हो। मतलब तुम्हारी फसल खराब हो चुकी है और तुम खेत पर भी नहीं जाते, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। अरे कभी परिवार पर भी तो ध्यान दो। और अब ये सब सुनकर के नागेश को काफी ज्यादा गुस्सा तो आया, लेकिन वो चुप ही रहा। और उसी रात माया दोबारा से उसके सपने में आई और बोली कि तुम काफी बर्बाद हो चुके हो, अब अगर और कुछ नहीं चाहते तो वो धन दोबारा गाड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन नागेश नहीं माना। और इन सब के बाद ही अचानक से नागेश के दोनों बच्चे और पत्नी बुरी तरह से बीमार पड़ गए। अब घर में सारे ही लोग बिस्तर पर थे। उन सभी का खाना बनाना, कपड़े धोना, सबकी जिम्मेदारी नागेश के ऊपर आ गई थी। और इसलिए उसने मदद के लिए अपनी बहन को बुलाया। लेकिन यहाँ आते समय रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और अब वो खुद किसी की सेवा की मोहताज थी। नागेश जिस किसी को भी मदद के लिए बुलाता, उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती। और इसी वजह से किसी ने भी नागेश और उसके परिवार का हाल चाल लेना बंद कर दिया था कि कहीं ये मुसीबत उनके ऊपर ना आ जाए। नागेश अब इन सबसे ऊब चुका था, लेकिन असली हद तो तब हो गई जब नागेश का बेटा बेहोश ही हो गया। नागेश उसे जल्दी से अस्पताल लेकर के गया, लेकिन उसे होश ही नहीं आ रहा था। इन सब से नागेश काफी ज्यादा डर गया था और तभी उसे सोने के बारे में याद आया। उसने अपने पड़ोसी को अपने बेटे के पास बिठाया और खुद घर आकर के गड्ढा खोदने लगा। इस दौरान वो बार बार बड़बड़ाए जा रहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर रहा हूँ, लेकिन बस तुम मेरे परिवार को छोड़ दो। और इसी तरह से उसने गड्ढा खोदकर सारा सोना उसके अंदर डाला। और फिर जब वो वापस अस्पताल आया तो देखा कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक था। ये देख करके उसने राहत की सांस ली और अपने बेटे को लेकर के घर पे आ गया। एक आध दिनों में ही उसका पूरा परिवार ठीक हो गया। थोड़ी बहुत कमजोरी उन्हें अब भी थी, लेकिन वैसे वो बिल्कुल ठीक थे। उनके हालात अब पहले की ही तरह थे, लेकिन उनका खेत दोबारा से उपजाऊ हो गया था। नागेश ने मन ही मन संतोष किया कि वो सब उसके नसीब का नहीं था और अगर भगवान ने चाहा तो वो इतना पैसा मेहनत से दोबारा पालेगा। दोस्तों, इस बात को 20-25 साल हो चुके हैं। उनका परिवार पूरी तरह से ठीक है। बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि बेटा सरकारी नौकरी में है। और जिस धन के लिए नागेश दिन रात सोचता रहता था, वो किसी और रूप में मिला भी, क्योंकि उसके खेत के पास से हाईवे निकला, जिसकी वजह से उसे अच्छी खासी रकम मिली थी। अब देखो, उस धन को हर कोई नहीं निकाल सकता। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ऐसी कुछ दिव्य शक्ति होती है जो उस धन की रक्षा करती है। अगर ऐसे ही हर कोई धन निकाल लेगा तो उसका गलत उपयोग हो सकता है। यहाँ पर नागेश को भी काफी बार चेतावनी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी नागेश की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। दरअसल इतने ज्यादा सोने चांदी को देखकर वो पागल हो गया था। और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि जब आप कोई मेहनत नहीं करते, आप पसीना नहीं बहाते हैं, और बिना मेहनत के अगर आपको इतनी सारी धन दौलत मिल जाए तो वह हजम नहीं होती है। साथियों, पैसा वही हजम होता है जो इंसान अपनी मेहनत से कमाता है। और जो इंसान अपनी खून पसीने की मेहनत से कमाई करेगा ना, और अपना साम्राज्य खड़ा करेगा, वह उसको लंबे वक्त तक चला भी पाएगा। और वही दौलत आपकी कई पीढ़ियों तक चलेगी। और इसके अलावा किसी और रास्ते, शॉर्टकट रास्ते से आप धन कमा लेते हैं तो वह कभी आपको फल फूलेगा नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए, कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। रेखा सिंह गुलफराज नगुजिया से, राकेश पुणे से, मनोज कानपुर से, पूनम धनक राजकोट से, हैप्पी भीलवाड़ा राजस्थान से, रूपा शर्मा नागपुर से, फिरोज खान नेपाल से, निहार सिन्हा, गुरजीत संधू फिरोजपुर से और सचिन कुमार बिहार से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बने रहिए। ऐसी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए मैं हर रोज लेकर के आने वाला हूँ।